फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं जो यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है हमारी इकोनॉमी और सेकंड है इन्वायरमेंट। इकोनॉमी हमारी जो होती है हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एज एन इकोनॉमी कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेलिंग एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। कि हमारी जो इकोनॉमी होती है उसमें वो एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ प्रोडक्शन आती है, हमारी कंजम्पशन आती है, सेलिंग आती है एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं, उसे हम इकोनॉमी बोल देते हैं। इसी के साथ हमारा जो सेकंड वर्ड आता है वो आता है हमारा इन्वायरमेंट। तो जहाँ पे जो हमने सिस्टम जो हमने इकोनॉमी बोला, इसमें जितने भी हमारी जो एक्टिविटीज़ ये होती हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेलिंग एंड ट्रांजैक्शंस, वो जिस भी इन्वायरमेंट में होते हैं उसे हम इन्वायरमेंट बोल देते हैं। तो जैसे इन दोनों को मिला के हमारा बन जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब अगर हम मीनिंग देखें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द बिजनेस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये एक जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है ये किसी बिजनेस के ऊपर काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है, एक बहुत बड़े एक एरिया को कवर करता है। इट रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट। जो उन सभी फैक्टर्स को अफेक्ट करता है जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। डिपेंडेंस ऑफ बिजनेस ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ टोटल। जो किसी भी बिजनेस की डिपेंडेंस होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर, वो हमारी होती है फॉर इनपुट एंड ऑल्सो टू सेल द फिनिश्ड गुड। जैसा कि मैंने बताया, एक इनपुट लेने से लेकर के जब तक कि कोई गुड्स और जो सर्विसेज होती है जो सेल आउट नहीं हो जाती तब तक वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं। तो ये हमारा मीनिंग था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में हमारे जो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हमारे हैं उनको शामिल किया जाता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सबसे पहला तो हमारा आता है इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड हमारा आता है इकोनॉमिक प्लानिंग, इसी के साथ हमारा इंडस्ट्री आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल सेक्टर आ जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम भी हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो हमारे जो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं इनको भी हम इस यूनिट में पूरी में डिटेल में करेंगे। लेकिन जो जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारे जितनी भी पूरी हमारी जो यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट की, ये जब हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे उन सब में जो अपने आप कवर होते जाएंगे। तो आज हम देखते हैं इसी में हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है, पहले इकोनॉमिक सिस्टम हमारा आता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा क्या होता है, जो किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए हम सिस्टम जो हमारा होता है उसे हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो तीन तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम हमारा एक तो होता है हमारा कैपिटलिज्म, सेकंड हमारा होता है सोशलिज्म और थर्ड हमारा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, हमारा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कैपिटलिज्म को डिटेल में। तो कैपिटलिज्म स्टार्ट होने से पहले हमारे पास जो हमारे देश में चलता था वो फ्यूडलिज्म और डोमेस्टिक सिस्टम चलता था। फ्यूडलिज्म का मतलब ऐसे होता था, हमारे जो राजे महाराजे होते थे वो जागीरदारों को ज़मीनें दे देते थे, और जागीरदारों के पास जो बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाती तो तब वो अपनी ज़मीन किसानों को दे देते थे। किसानों से और लगान वसूलते थे, लेकिन 50% का वो रखते थे, लेकिन जागीरदार भी 50% ले जाता था, बट किसान को उसके बाद कुछ नहीं बचता था, क्योंकि उसको जो उसकी फसल वगैरह लगाने और फसल को उसका उत्पादन करने तक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती थी। तो उसके लिए उसके पास बिल्कुल भी कोई हम सेविंग्स वगैरह के लिए कुछ नहीं बचता था। उस इन्हीं दिनों के बाद हमारा जो सिस्टम आया था वो हमारा कैपिटलिज्म आया था। कैपिटलिज्म सबसे पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया था, अमेरिका को इसका लीडिंग माना जाता है। इसके लीड वो पहले जो पहल की थी वो अमेरिका ने की थी सबसे पहले वर्ल्ड में कैपिटलिज्म की।
तो इसके बाद हमारे जो कैपिटलिज्म की जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आप देख पा रहे होंगे, कैपिटलिज्म इज़ ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर्ड बाय द प्राइवेट ओनरशिप। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, जो एक प्राइवेट जो ओनरशिप होती है पूरा कंट्रोल पे एक प्राइवेट हाथों में होता है, जैसे अब किसी भी कोई व्यापारी का बिजनेस हो। एंड यूज़ फॉर द प्राइवेट प्रॉफिट ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल मेड कैपिटल। तो जो भी प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपनी सेविंग्स के लिए कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो कैपिटलिज्म में आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। कैपिटलिज्म में हमारी जो फ्री एंटरप्राइज कंपटीशन एंड प्राइवेट ओनरशिप होती है, जो कि किसी भी हमारे जो प्राइवेट बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारे कैपिटलिज्म को हम फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इन अदर वर्ड्स में बात करें, इसे लेज़ी फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है। लेज़ी फेयर इकोनॉमी का मतलब वही होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो एब्सेंट हो, यहाँ पे हमारी जो सरकार की दखलंदाजी वो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जो ओनर होता है किसी भी बिजनेस का, जो मालिक होता है, उसे जो हमारे कानून वगैरह बने होते हैं उनके अंतर्गत रह करके, मतलब कि उन कानूनों की पालना करके, रूल्स एंड रेगुलेशन की पालना करते हुए अपने बिजनेस को रन करना होता है। लेकिन जो उसके बिजनेस के इंटरनल डिसीजंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, कैपिटल और जो भी और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने उसके हाथों में होती हैं। वो एक प्राइवेट हाथ, उसकी जो पूरा कंट्रोल होता है वो एक प्राइवेट हाथों में होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को कोई लेना देना, जो कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो हमारा जो कैपिटलिज्म है ये भी हमारा दो तरह का होता है, हमारा एक लेज़ी फेयर होता है और रेगुलेटेड और मिक्स्ड कैपिटलिज्म होता है। लेज़ी फेयर का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस की बिल्कुल एब्सेंट रहती है उसे हम बोलते हैं लेज़ी फेयर कैपिटलिज्म। सेकंड हमारा आता है रेगुलेटेड और मिक्सड कैपिटलिज्म। रेगुलेटेड और मिक्सड कैपिटलिज्म तो हमारा वही होता है कि इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने ही होते हैं। उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना चाहती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं उनको लगाती है, जहाँ उनको जो बोलते हैं किसी की तरह की हेल्प वगैरह प्रोवाइड करती है, तो हमारी ये आती है रेगुलेटेड। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की विशेषताएँ। तो सबसे पहले हमारी जो आती है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वो आती है इसकी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज़ का मतलब होता है यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं उनको यहाँ पे पूरी आज़ादी होती है, वो जैसे चाहें अपने बिजनेस को वैसे रन कर सकते हैं, जितनी चाहे कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एसेट्स चाहें वो लगा सकते हैं और जितनी चाहे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और जैसे चाहें उसका प्राइस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे उनके जो भी फैसले या जो भी डिसीजंस होते हैं वो उनको डिसीजंस को लेने का जो पूरा हक होता है वो ऑनर्स को होता है, जहाँ के किसी भी तरह का कोई दबाव या कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इसी में हमारा सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है वो आता है हमारा प्राइवेट ऑनरशिप। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पहले भी, कैपिटलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर या एब्सेंट ही होता है। हालांकि उससे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए होते हैं उनका पालन करना ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ पे जो इसकी जो बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें हमारा जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं होता, तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो भी प्राइवेट होती है। थर्ड हमारा जो आता है प्रॉफिट मोटिव, जहाँ पे जो ओनर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका मेन मोटिव जो होता है, उसका मेन उद्देश्य वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। किसी भी तरह वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। ये वैसे तो हर एक बिजनेस का ही ये मोटिव होता है, लेकिन हमारा कैपिटलिज्म में कुछ ज़्यादा होता है कि जो बिजनेस जो हमारी जो ऐसी एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं जो हमारी जो हमारी सामाजिक जो सोशल हमारा समाज होता है उनके लिए जो बेनिफिशियल ना हो के भी ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे जो गुड्स की वो प्रोडक्शन करते हैं। कई बार ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि हमारी स्किन वगैरह के लिए भी हार्मफुल नहीं होते, ज़्यादातर कि ये कॉस्मेटिक्स के मामले में होता है। तो ऐसे जब प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जो उनकी प्रोडक्शन की जाती है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, जो वो वाले चीज़ें जो होती हैं इस पॉइंट में हमारे कवर हो जाती है, जो इनका मेन उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट आता है मार्केट सिस्टम और मैकेनिज़्म।
मार्केट सिस्टम का मतलब वो होता है कि और मार्केट मैकेनिज़्म वो होता है जहाँ पे प्राइस जो होता है किसी भी गुड्स का वो डिमांड और सप्लाई को लेकर के जहाँ पे वो सेट होते हैं, वो अपने आप उसका प्राइस सेट हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी जो प्रोडक्ट है उसकी अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसका प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो उसकी जो प्राइस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं मार्केटिंग मैकेनिज़्म। इसके साथ हमारे जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की आती है वो आती है हमें कंज्यूमर सॉवरेनिटी, जहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जहाँ मार्केट में या किसी बिजनेस के लिए या किसी भी जो भी प्रोडक्शन करते हैं ओनर्स के लिए, उनके लिए जो कंज्यूमर है वही सब कुछ होता है। उनकी सेटिस्फिकेशंस के लिए वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह मार्केट में निकालते हैं और उसे उतारते हैं, ताकि पहले वो कस्टमर्स के अपने की नीड को फाइंड आउट करते हैं कि ताकि कंज्यूमर मार्केट में चाहता क्या है, तो वैसे ही वो प्रोडक्शन करके अपने जो गुड्स को वो मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में सेल आउट करने के लिए बेचते हैं। तो ये कंज्यूमर को इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचा माना जाता है कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, जो कंज्यूमर की जो नीड है उसके बेस के ऊपर ही हमारी जो प्रोडक्शन वो करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी जो आता है सिक्स्थ पॉइंट है कंपटीशन। अगर जहाँ पे प्राइवेट बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस ज़्यादा होंगे किसी भी इकोनॉमी में, तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन जो है, जो भी ओनर है किसी बिजनेस का, वो चाहेगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम कीमत में बेचे, ताकि जो उसकी प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो बढ़ सके, और ये भी चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। तो जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ऑनर्स के बीच। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है जहाँ पे जो बिजनेसमैन या ओनर्स होते हैं वो किसी के साथ भी, उनको पूरी आज़ादी होती है, किसी के साथ भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, किसी से माल ले सकते हैं और किसी को भी बेच सकते हैं, और जिनको चाहें उनका वो अपने माल को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो कैपिटलिज्म का सिस्टम का मतलब ही यही है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो बिल्कुल लिमिटेड तक होता है। मान लीजिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए जस्ट उनको फॉलो करना होता है। इसके अलावा इंटरनल एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो एब्सेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एब्सेंस ऑफ ए सेंटर प्लान। तो जहाँ कैपिटलिज्म में किसी भी तरह के कोई भी हमारे जो सेंटर प्लान नहीं बने होते, जैसे हमारा 5 ईयर प्लान वगैरह होता है, वो हमारी जो और सिस्टम्स होते हैं उनमें हम कोई प्लान लेकर के चलते हैं, लेकिन हमारा कैपिटलिज्म है जहाँ पे किसी भी तरह के कोई प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जस्ट ऐसे ही हम अपने जो बिजनेस और एंटरप्राइज है उसे हम रन करते हैं। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। इसके मेरिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो कैपिटलिज्म में मेरिट इसके आते हैं, इसका बेनिफिट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी बिजनेस में जितने भी हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, चाहे वो मैन पावर हो, लेबर हो, या मशीनरी हो, या एसिड्स हो, वो उनका यूज़ होता है वो एफिशिएंट तरीके से कर पाते हैं। जब ओनरशिप हमारी जो होती है प्राइवेट होती है, यहाँ पे हर एक रिसोर्सेज को बिल्कुल ध्यान से यूज़ किया जाता है, क्योंकि पूरा जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है। अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो जो जहाँ के ओनर्स होते हैं वो हमेशा देखते रहते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज है उनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारा जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो अच्छी तरह यूज़ हो रहा है और ज़्यादा तो नहीं हो रहा था। ऐसी जो बातें होती हैं, इनका यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, वो एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। सेकंड इसमें आता है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी लेबर्स या प्रोड्यूसर्स जो भी काम करते हैं वो जैसे चाहे वैसे अपना काम कर सकते हैं और जहाँ पे चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। और कंज्यूमर्स भी को भी जैसे कंज्यूमर की नीड होती है वैसे ही जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन की जाती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि इसकी डेमोक्रेटिक एक मेरिट है। थर्ड इसमें पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम। जैसा हमने लास्ट ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा था मार्केटिंग मैकेनिज़्म और मार्केटिंग सिस्टम, वही वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा सेम आ जाता है कि ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पे इसकी जो प्राइस सेट हो जाती है। तो डिमांड और सप्लाई को लेकर के यहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो सेट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम। वहीं पे इसकी जो प्राइस का बैलेंस बन जाता है, जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी हमारी जो प्राइस कम हो जाएगी, और जितनी हमारी डिमांड ज़्यादा होगी
उतनी प्राइस अप हो जाएंगी। इसी के साथ हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है एफिशिएंसी प्रॉपरली रिवार्डेड। जो जितने भी प्रोड्यूसर्स या लेबर्स जो वर्क करते हैं, अगर वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उसी के साथ उनको एफिशिएंसी जो होती है, जो अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा जो होते हैं, हम बोलते हैं कि ज़्यादा जो वेजेस हैं वो अच्छी तरह मिल पाएंगे, और जितनी स्किल्स अपनी वो दिखाएगा, जो जितना भी अच्छा काम करेगा तो उसे वो प्रॉपरली रिवार्ड किया जाता है एक प्राइवेट कैपिटलिज्म में। थर्ड फिफ्थ इसका जो पॉइंट आता है वो होता है इंसेंटिव्स फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। जो भी लेबर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं। अगर रिस्क लेने के बाद अगर उनको हाई रिटर्न्स मिलती हैं तो वो जो लेबर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इंसेंटिव्स भी अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा जो आता है कि यहाँ पे कंपटीशन होने के कारण जो जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे वो कम प्राइस से बेचते हैं, ताकि उनको मैक्सिमम जो है वो सेल कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। तो कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाता है कि वो उनको जो प्रोडक्ट्स है वो लो कॉस्ट में मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू प्राइवेट एंटरप्राइज और कैपिटलिज्म। तो इसके साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी ज़्यादा हमारी बढ़ती है। इसी के साथ हमारा सेवन्थ जो पॉइंट आता है इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटलिज्म में हमारा जो मेन मोटिव होता है, हमने जैसे पढ़ा था, जो वो हमारा होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है। यहाँ पे ओनर्स का जो मेन मोटिव होते हैं, अगर जब हम प्रॉफिट उनका ज़्यादा होने लग जाएगा तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमको इससे भी और रिटर्न्स मिलेंगी। तो और ज़्यादा अर्न करने के लिए वो और इन्वेस्ट करेंगे, तो जिसका मतलब हो जाएगा कि ये कैपिटल अपनी जो कैपिटल बना करके और इन्वेस्ट करेंगे वो भी उनके लिए कैपिटल हो जाएगी, और वहाँ से रिटर्न आएगा वो फिर इन्वेस्ट करेंगे, वो भी एक तरह के कैपिटल का फॉर्म जो है कैपिटल के फॉर्म में वो इन्वेस्ट करने लग जाएंगे बार बार। तो ये हमारी जो कैपिटल की फॉर्मेशन ऐसे चलती रहती है हमारी कैपिटलिज्म सिस्टम में। तो ये थी इसकी मेरिट्स। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, इसके डी बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमारा होता है वेस्टेज ऑफ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जितनी प्राइवेट ओनरशिप्स होती हैं वो कई बार क्या करती है, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमेशा से जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनका ऐसे ही वेस्टेज ज़्यादा करती हैं, उनका अच्छी तरह से यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ वो कुछ सस्ते वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जैसे वाटर वगैरह को हम ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वाटर की वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। तो एक नेचुरल रिसोर्स है लेकिन उसको ध्यान से यूज़ नहीं करते, जहाँ पे वेस्टेज होती है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं जस्ट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में ऐसे होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा सफ़र करते रहते हैं, जहाँ पे जो डिफ्लेशन होने लग जाता है। कि कभी कभी तो ऐसे होता है कि जो प्राइजेज है किसी भी प्रोडक्ट के, वो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो प्राइजेस को ऐसे बढ़ने करने में इकोनॉमिक्स में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसी के साथ हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है कंज्यूमर सोवेरिटी इज़ ए मिथ, कि कंज्यूमर को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रोड्यूसर होता है या जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं वो हमेशा अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख करके सिर्फ उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, कि जो हमारा गरीब होता है जहाँ वो तो उसके पास तो और धन की कमी हो जाती है, और जो जहाँ पे ओनर्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके वो अपनी पॉकेट्स में डाल लेते हैं, और जो लेबर्स होते हैं उनको हमेशा कम वेल्थ मिलता है। इसके साथ हमारे नो फ्रीडम, जहाँ पे जो हमारे जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो हमेशा फ्रीडम रहते हैं जो ओनर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे जो लेबर्स और कंज्यूमर्स होते हैं उनको ऐसी कोई फ्रीडम नहीं मिल पाती कि जो प्रोडक्ट है उसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ, या जो हमारी जो लेबर काम पे लगी होती है वो उसको अच्छी सी जो वेजेस हैं वो प्रोवाइड की जा सके। इसी के साथ हमारा था क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट
क्लास स्ट्रगल में हमारा बिल्कुल सेम इनक्वालिटी ऑफ वेल्थ के जैसे ही है कि यहाँ पे जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है और अमीर होता है उसके पास वो और अमीर होता जा रहा है। यहाँ पे कि हमेशा जो पुअर लोग हैं या जो जितने भी लेबर्स वगैरह वाले होते हैं वो हमेशा स्ट्रगल ही करते हैं, जिसको हम क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन कैपिटलिज्म काफ़ी एज ए डीमेरिट्स के रोल डीमेरिट्स इसका जो डीबेनिफिश है वो अनएम्प्लॉयमेंट में आता है और जो इसके करप्शन की वजह से काफ़ी लोग 16 to 21 ईयर्स तक का काफ़ी लोग ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट हैं। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में करप्शन भी इंक्लूड होता है, इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है। अब हमारे जो सेकंड टाइप आती है हमारी इस इकोनॉमिक टाइप्स में सोशलिज़म। सोशलिज़म का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि सोशलिज्म जैसे हमने कैपिटलिज्म पढ़ा था जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, वहीं इसके बिल्कुल रिवर्स हमारा जो आता है सोशलिज़म आता है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे आपको बिजनेस जो भी टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी है, प्रोडक्शन करनी है, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है। पूरे डिसीजंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं सोशलिज्म में। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, सोशलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम where the means of productions are either owned or managed by the state। यहाँ पे स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट से। जो हमारे सोशलिज्म में जो होता है कि प्रोडक्शंस और ओनरशिप होती है वो मैनेज्ड की जाती है हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा। वो कैसे की जाती हैं कि गवर्नमेंट हमें बताते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंजम्पशन उसकी कैसे करनी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करने हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं, और रिसोर्सेज को कहाँ से लेना है, जो रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कहाँ पे सेल आउट करना है, किसको सेल आउट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कहाँ से टेक्निक या टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है, या कौन से हम एसेट्स वगैरह यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है। ये सभी डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा टेक आउट किए जाते हैं सोशलिज्म में, जिसे हम सोशलिज्म बोलते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो फीचर आती है वो हमारी आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसकी जो सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इसकी सबसे बढ़िया फीचर है कि इसकी विशेषताएँ जहाँ पे जो इनकम होती है वो इक्वल दी जाती है, कि जिसके जो लेबर और जितने भी लेबर और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जॉब के रिक्वायरमेंट के जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट और जॉब की नेचर होती है उसके जैसे ग्रुप्स को बना लिया जाता है, और वहाँ पे जो इतने भी लेबर काम करते हैं उनको बिल्कुल इक्वल जो इनकम वो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड जो इसमें आता है हमारा स्टेप वो आता है गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट ओनरशिप का जैसे हमने सोशलिज्म में पढ़ा ही कि जो पूरा कंट्रोल और डिसीजन टेक आउट किए जाते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट कहाँ का इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल आउट किसे करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है यहाँ पे। थर्ड इसका आता है इकोनॉमिक लॉज, जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा कुछ इकोनॉमिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ को बनाया जाता है जिसको फॉलो करना होता है। जहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ एब्सेंट और रिस्ट्रिक्टेड इन सोशलिस्ट कंट्रीज़, यहाँ पे जो फ्रीडम होती है ऑक्यूपेशन की वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, कि जैसा आप चाहें वैसा काम नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप जहाँ पे करोगे तो आपको वहीं पे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा प्लान ऑफ एक्शन और सेंट्रल अथॉरिटी। कैपिटलिस्ट में हमने पढ़ा था वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई प्लान को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा पहले से प्लान किया जाता है और सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि प्लान बनाती है। जैसे हम बोले 5 ईयर प्लान वगैरह, जो कोई भी प्लान किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के साथ वो अपने जो काम को स्टार्ट करती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन और सेंट्रल अथॉरिटी की इंक्लूड होती है हमारी सोशलिज्म की फीचर्स में। अब हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो इसका तो बेटर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
यहाँ पे जो ऑनरशिप होते हैं वो गवर्नमेंट की होते हैं, तो जहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्ट्रिक्ट होते हैं, और जो रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन होता है वो बेटर, उसकी एलोकेशन है वो बेटरली एक अच्छे ढंग से की जाती है और उनका पूरा यूज़ में लिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं बेटर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। सेकंड इसका जो पॉइंट आता है एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य ही होता है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से एलिमिनेट जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको मिनिमम करने की कोशिश की जाती है, जहाँ जो कि एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है नो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, कभी ज़्यादा कम नहीं होती हैं। जो एक नॉर्मल साइकिल है वो एक चलता रहता है कि बिजनेस जहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम आती हैं, क्योंकि जहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है नो क्लास स्ट्रगल। जैसे हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। जहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है तो गवर्नमेंट जितने भी अमीर लोग होते हैं जो ज़्यादा इनकम वाले होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाती है, और जो पुअर लोग या लेबर और वेजेस करने वाले होते हैं उनको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, ताकि जहाँ पे सबको एक जो सबको इक्वालिटी में लाया जा सके। तो इसे हम बोलते हैं नो क्लास स्ट्रगल, कि किसी को भी स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये हमारा इस पॉइंट में कवर होता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो इस सेम पॉइंट ही है कि जो इनकम होती है वो लेबर्स वगैरह को अच्छी दी जाती है। ग्रुप्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे भी जॉब की नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है, तो सबको एक बराबर की जो सैलरी वगैरह वो प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थी इसकी मेरिट्स ऑफ सोशलिज़म। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज़म। डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज़म में हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ब्यूरोक्रेसिसिएशन। ब्यूरोक्रेसिसिएशन का मतलब होता है कि जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो वो जो जहाँ जो उनका काम होता है वो उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, वो अपने दिमाग से काम नहीं करते, बल्कि जैसे प्राइवेट्स जो कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छे ढंग से अपना जो काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको पता होता है कि मुझे सैलरी है वो तो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ सैलरी में मिल जानी है, लेकिन जो उनकी ड्यूटी है वो अच्छी तरह नहीं करते। तो इसे हम अफसरशाही भी बोल सकते हैं, वो अपना अकॉर्डिंग चलते हैं जैसे वो चाहें। सेकंड जो हमारा आता है लेक ऑफ इंसेंटिव्स। तो जब वो अपनी किसी भी तरह की पहलकदमी नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको वैसे काम करना होता है। तो जहाँ पे लेक ऑफ इंसेंटिव्स हम इसमें बोल सकते हैं। थर्ड इसमें जो पॉइंट आता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के जो होते हैं काम, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई वगैरह होती है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और लाइसेंस वगैरह जो इशू करने का बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वो पीरियड लग जाता है, जिसे हम रेड टेपिज्म के अंतर्गत लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा आता है वो आता है कंसिस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब होता है जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको कोई भी किसी की तरह का जो प्रॉफिट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है वो सेंटर्स के हाथ में होते हैं, जैसा वो चाहें वो वैसी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो चाहे वो वैसी प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स करप्शन। तो जो सोशलिज्म है वो करप्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी को लाइसेंस अच्छी से जल्दी से इशू कर देते हैं, जो उनको जो होते हैं रिश्वत वगैरह जो दे देते हैं, तो वो जो ऐसा पैसे वगैरह ले लेकर जो काम कर देते हैं, जो करप्शन को प्रमोट करता है सोशलिज़म, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे ढंग से यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर कोई बोल नहीं सकता होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो जो रिसोर्सेज है उनको अच्छी तरह से यूज़ में नहीं लेते, उनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं करते। नेक्स्ट इसमें आता है नो कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्टेप आउट नहीं किए जाते, जैसा वो चाहे, जो उनको लगता है कि हमारे लिए सही है, वो अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग जो चाहे उसके प्रोडक्शन करती हैं। तो ये थी इसकी डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म।
नेक्स्ट हमारी जो इकोनॉमी की टाइप है नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारी जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म होती है उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके या उनको दोनों को मिक्स्ड करके हमारी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी भी हमारी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया में हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स होती हैं हमारी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला करके हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है, जहाँ पे हमारी जो प्राइवेट सेक्टर भी जो एग्जिस्ट करता है और इसी के साथ साथ हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जहाँ पे जो ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर को उन्हें फॉलो करना होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो जैसा कि आप स्लाइड पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज़ ए पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ कर करके उन दोनों को इकोनॉमी में इन्वॉल्व किया जाता है। द इंडियन इकोनॉमी इज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है कॉम्प्राइज्ड बाय को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट। तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, टीनी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री सब जिसे हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा छोटी, बिल्कुल छोटी, मीडियम और लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज यहाँ पे काम करती हैं। और इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ द रिगार्डेड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारी इंडिया को लिया जा सकता है। तो इसलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं जहाँ पे हमारी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिक्स्ड करके यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का दोनों का वो एग्जिस्टेंस होती है और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छी तरीके से चलती रहे। और इसके साथ वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।